आप सबको मेरा नमस्कार। लेट्स हैव अ लुक अपॉन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिस 1789 में एस्टेब्लिश हुआ था और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। एट प्रेजेंट जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर जो बाइडेन तक जितने भी प्रेसिडेंट आए, उन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया कि लोगों को कहना पड़ा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर सांस भी लेता है, अगर छींक भी मारता है, तो पूरी दुनिया हिल जाती है। उसकी पावर्स का अध्ययन करने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ही इज नॉट लेस देन डिक्टेटर और सम आर ऑफ द व्यू दैट ही इज अ कोलोसस। क्यों कहा गया अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा? आइए अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कर्ता और धर्ता दोनों राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति देश का भी मुखिया होता है और सरकार का भी मुखिया होता है, तो इस तरह से उसके हाथ में बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। सेकंड है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सेकंड आर्टिकल में ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो सभी पावर जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा हमने पहले भी बात की थी कि अमेरिका में एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है, जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि सरकार के तीनों ऑर्गन जो हैं वो अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट है और तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट कम से कम अपने जो एग्जेक्टिव फील्ड है उसमें तो डिक्टेटर बन ही सकता है, लेकिन क्योंकि पावर को बैलेंस भी करना था, इसलिए उसमें एक और प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया, जो था प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब चेक्स एंड बैलेंस का मतलब है कि जो एक ऑर्गन है वो दूसरे दोनों ऑर्गन्स को चेक कर सकता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जो है वो जुडिशरी और लेजिस्लेचर को चेक कर सकता है। तो चेक करने के बहाने ही वह उनके कार्यों में ताक झांक कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है और उनको कुछ काम करने से रोक भी सकता है। तो इस तरह भी प्रेसिडेंट के हाथ में काफी जो पावर्स हैं वो लगी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आज तक अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं वो साइकोलॉजिकली अपने आप को सुपर पावर मानते थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका सुपर पावर बना और वो इस मतलब लेवल से नीचे नहीं आना चाहते थे। उनके दिमाग में था कि हमें ऊपर ही रहना है, टॉप पोजीशन पे। तो हर प्रेसिडेंट ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि जो अमेरिका है वो सबसे ऊपर रहे। अमेरिका में 13 स्टेट्स थी और उन्होंने 13 को 50 तक पहुंचा दिया। इसमें किसका सबसे ज्यादा जो रोल रहा, किनकी भूमिका रही, वो थे अमेरिका के डिफरेंट प्रेसिडेंट। उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उनका अपना एक स्मार्टनेस, उनकी कनिंगनेस, कुछ भी कह लो, उनकी हम्बलनेस, ये सारे फीचर जो थे इन्होंने मिलके अमेरिका को एक ऊपर वाले स्थान पर पहुंचा दिया। तो इस तरह से अमेरिका के बारे जो राष्ट्रपति है उसके ऑफिस के बारे में कहा जाता है कि ये ऑफिस दुनिया का सबसे प्रभावशाली ऑफिस है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कौन सी पावर जो है वो दी गई हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है उसकी एग्जेक्टिव पावर्स। एग्जेक्टिव पावर जो है, जैसे हमने पहले बता दिया है कि एग्जेक्टिव पावर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को आर्टिकल 2 के थ्रू मिली है। तो एग्जेक्टिव पावर्स के अधीन राष्ट्रपति के हाथों में कौन कौन सी पावर्स आ गई? सबसे पहली पावर है टू एग्जीक्यूट लॉ, क्योंकि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसमें 3 ऑर्गन है। एक जो है वो जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग का काम करती है, और जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। और तीसरा ऑर्गन जो जुडिशरी है वो कानूनों की व्याख्या करता है। तो एग्जीक्यूशन की जो पावर है वो किसके पास है? अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास। एंड द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। कानून पास करना तो उतना मुश्किल नहीं है जितना उसको लागू करना है। अगर कानून पास हो जाता है और उसको लागू नहीं किया जाता है तो उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अमृतसर से चंडीगढ़ के सफर के लिए चले हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो रास्ते में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस रास्ते पे इतनी जबरदस्त इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ट्रैफिक रूल्स की। लेकिन जैसे ही आप चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो सब लोग सीधे हो जाते हैं,
पता है कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी और वहाँ पे चालान जो है वो काटा जा सकता है, तो ट्रैफिक रूल्स को सब ओबे करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पंजाब में पॉलीथीन जो बैग्स हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई और कुछ ही दिनों बाद, कुछ दिनों तक बड़ी हफड़ा-दफड़ी मच गई कि हाँ जी, पॉलीथीन पे रोक लगी है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से वही जो पुराना सिलसिला था वो शुरू हो गया। तो कानून का पास होना एक अलग बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जो है वो अलग बात है। अगर आप हिमाचल में चले जाओ तो वहाँ पे कोई भी पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर इस कानून को सिंसियरली इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया है, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। सो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना कानून का कोई महत्व नहीं रह जाता। जितने मर्जी कानून आप पास कर दो, जब तक उनको लागू नहीं किया जाएगा उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति के पास कानून को लागू करने की पावर है। वो तो सिर्फ ऑर्डर करेंगे ना कि कानून को लागू करना है, लेकिन जो सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स होते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कानून को लागू करने के लिए। दूसरा, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी कंट्री के लिए ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वहां पे कानून और व्यवस्था जो है वो बनी रहे। और प्रेसिडेंट की दूसरी पावर है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रेसिडेंट की ड्यूटी है। उसको देखना पड़ता है कि कहीं कोई भी जो गड़बड़ है वो ना हो, और इसके लिए उसके पास अमेरिकन पुलिस है। इसी के साथ उसको इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस पर भी चेक लगाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से निपटने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास आर्म फोर्सेस हैं, नेवी है, एयर फोर्स है, आर्मी है, और ही इज कंसिडर्ड एज अ कमांडर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी सेम पावर है, वो भी चीफ कमांडर है आर्म फोर्सेस का। सो इनकी हेल्प के साथ वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंस है उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है वो है अपॉइंटमेंट्स की पावर। जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं अमेरिका में, उन सब की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसको इसके ऊपर सेनेट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। सेनेट क्या है? वो अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है, जिसको हम दूसरा सदन कहते हैं। तो सेनेट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो काफी स्मार्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो वो क्या करता है कि अगर किसी स्टेट में अपॉइंटमेंट करनी है तो वहां के जो सेनेटर हैं उनसे पहले ही बातचीत कर लेता है और बाद में उसे अपॉइंटमेंट लेना आसान हो जाता है। इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो रिसेस अपॉइंटमेंट्स भी करता है। नाउ व्हाट आर द रिसेस अपॉइंटमेंट्स? जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा होता तो हो सकता है कि उस टाइम भी अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़े। तो उस टाइम पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सेनेट के अप्रूवल के बगैर ही राष्ट्रपति कर सकता है। हाँ, जब अधिवेशन शुरू हो जाएगा तो उसके ऊपर सेनेट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसके अलावा जितने भी सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर ही छोड़ दी जाती है। और अपॉइंटमेंट से लेकर ही वहां पे एक सेनेटोरियल करक्टसी नाम की जो प्रथा भी बन चुकी है। जो मैंने पहले बताया है कि वो पहले ही सेनेट के साथ बात करके जो अप्रूवल है वो ले लेता है। तो इसको कहते हैं सेनेटोरियल करक्टसी। ये है प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की पावर। और अगर ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया है तो अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं तो उनको उनके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। ये रिमूव करने की पावर आमतौर पर तो अमेरिकन कांग्रेस के पास ही है, लेकिन कई बार जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो परवाह नहीं करते हैं अमेरिकन कांग्रेस की और अपनी मर्जी से ही किसी भी ऑफिसर के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा के उनको वो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक ऑफिशियल पोस्ट मास्टर थे जिनको सेनेट के अप्रूवल के बिना ही रिमूव कर दिया था। तो शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एक बार सेनेट ने भी उन्हें एक ट्रीटी पर जो था वो परमिशन नहीं दी थी। ये थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि लीग ऑफ नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग थी। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था की जो है वो स्थापना की गई।
तो उस टाइम पे वुडरो विल्सन ने जब सेनेट से अप्रूवल मांगी तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया और इस तरह से अमेरिका लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन सका था। शायद इसी बात का रिवेंज लिया होगा वुडरो विल्सन ने सेनेट से। इसके बाद है कि ही इज आल्सो आर्किटेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी जस्ट लाइक इंडियन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो वो डिसाइड करता है कि किसके साथ जो गुड रिलेशंस हैं बनाने हैं, किस कंट्री के साथ जो ट्रीटीज हैं वो साइन करनी है, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कौन से देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको रिसीव करना है, अमेरिका में इनवाइट करना है, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम था तो उन्होंने अपना काफ़ी जो दिखाया था इसमें अपना एटीट्यूड, उन्होंने वो बार-बार धमकी दिया करते थे कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाएँगे, हम यूनेस्को से अलग हो जाएँगे। ईरान के साथ एक उन्होंने डील की थी, उससे भी वो कहते थे कि ये डील रद्द कर दी जाएगी। तो उन्होंने काफ़ी जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको लेकर काफ़ी हड़कंप जो है वो मचाया था। इस तरह से जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको आर्किटेक्ट माना जाता है विदेश नीति का। इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर्स। अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की स्टडी की जाए तो ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस। लेकिन इसमें भी कई बार जो है वो लेजिस्लेट करने की पावर भी कई बार कुछ परिस्थितियों में प्रेसिडेंट को मिल जाती है। पहला तो है कि जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस को एक मैसेज सेंड कर सकता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार ऐसा पर्टिकुलर लॉ जो है उसका निर्माण किया जाए। वैसे तो कांग्रेस जो है वो मजबूर नहीं होती है कि वो प्रेसिडेंट के इस मशवरे को माने, लेकिन वो ज्यादातर परिस्थितियों में उसकी बात को मान ही लेती है। दूसरा है एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। उसके थ्रू भी जो कानून बनाने की पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाती है। क्योंकि जो कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, मोस्टली इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनके पास कोई इतनी टेक्निकल इश्यूज को समझने की कोई ज़्यादा समझ भी नहीं होती है, क्योंकि कानून अपनी नेचर में काफ़ी टेक्निकल होते हैं। और दूसरा है कि कांग्रेस के पास और भी बहुत काम होते हैं, उसके पास टाइम की भी कमी होने के कारण वो जो कानून है उसकी आउटलाइंस तैयार करती है और उनको फिल करके प्रेसिडेंट को सौंप देती है। तो इसको कहते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि उनको आगे जो कानून बनाने का काम है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव हेड ही नहीं है, वो चीफ लेजिस्लेटर भी बन जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो है टू गिव अप्रूवल ओवर द बिल्स पास्ड बाय द अमेरिकन कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस जितने भी बिल पास करती है उनको कानून का रूप लेने के लिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। तो उसमें जो प्रेसिडेंट है वो उन पे यस भी कर सकता है और नो भी कर सकता है। उसकी जो यस और नो करने की पावर को कहते हैं वीटो पावर। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास दो तरह की वीटो है, एक है सस्पेंसरी वीटो और दूसरी है पॉकेट वीटो। अगर हम सस्पेंसरी वीटो की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास जब कोई बिल पास होने के लिए आता है तो फर्स्ट टाइम अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं साइन करने से तो बिल दोबारा कांग्रेस के पास चला जाएगा। कांग्रेस उस बिल को अगर दोबारा पास करके 2/3 मेजोरिटी से वापस प्रेसिडेंट के पास भेज देती है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर यस कहे या नो कहे, जो बिल है वो अपने आप ही कानून बन जाता है। तो ये है प्रेसिडेंट की सस्पेंसरी वीटो। जो पॉकेट वीटो होती है उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट को बिल पास करने के लिए 10 दिनों का जो टाइम है वो दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेता और कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो खत्म हो जाता है 10 दिन से पहले, तो जो बिल है वो भी खत्म हो जाएगा। पर अगर 10 दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंट एक्शन नहीं लेता और अधिवेशन अभी चल रहा है तो जो बिल है वो अपने आप ही पास हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशल सेशन भी बुला सकता है। आमतौर पर जो कांग्रेस है उसका जो अधिवेशन है वो 3 जनवरी को स्टार्ट होता है, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट स्पेशल सेशन जो है वो कन्वीन कर सकता है, कॉल कर सकता है। इसके बाद है अमेरिकन प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स। वैसे तो कहा जाता है कि ही हु कंट्रोल्स ओवर द पर्स कंट्रोल्स द नेशन। मोस्टली अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का ही पैसे पे कंट्रोल है, जो देश का धन है उसके ऊपर संसद का कंट्रोल है।
सिमिलरली अमेरिका में भी जो कांग्रेस है उसी का ही पैसे पर कंट्रोल था, लेकिन जब से ब्यूरो ऑफ द बजट बना है तब से प्रेसिडेंट जो है वो बजट को अपनी देख रेख में तैयार करवाता है, उसको पेश भी करता है और अपने प्रभाव के कारण वो उस बिल को, उस बजट को पास भी करवा लेता है। तो इस तरह से कुछ फाइनेंशियल पावर जो है वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई है। इसके बाद आती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स, जिसमें है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है किसी ऐसे अपराधी की जिसने किसी फेडरल लॉ को तोड़ा है, वायलेट किया है, उसकी सजा कम कर सकता है या उसकी सजा माफ कर सकता है या फिर ट्रायल चलने से पहले ही उसको माफ कर सकता है। तो इस तरह से ये इसकी जुडिशियल पावर है और इसके साथ वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो सेनेट के अप्रूवल से उनकी अपॉइंटमेंट भी करता है। इस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास 4 इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। फर्स्ट वन है लेजिस्लेटिव पावर्स, दूसरी है एग्जीक्यूटिव पावर, तीसरी है उसके पास जुडिशियल पावर एंड फाइनेंशियल पावर्स। तो ये सारी उसकी पावर्स को स्टडी करने के बाद कहा जा सकता है कि ही इज नॉट लेस देन डिक्टेटर। बट अगर हम देखें कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे कोई भी जो रूलर है वो डिक्टेटर नहीं बन सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास ऐसे अधिकार होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है और अगर प्रेसिडेंट डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है तो लोग जो हैं उसका प्रोटेस्ट करते हैं। जब ट्रंप की इलेक्शन हुई थी, वो जब प्रेसिडेंट बने थे तो लोग बहुत हैरान हुए थे अमेरिका के कि ये कैसे प्रेसिडेंट बन गए। तो लोगों ने कहा कि ये हमारा प्रेसिडेंट नहीं है, लोग सड़कों पर आ गए थे। ऐसा अमूमन हम जो हमारी कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा देखने को कम ही मिलता है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो लोग उसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। पहले थोड़ा हो सकता है कि वो प्रोटेस्ट करे किसी बात को लेकर, जैसे ईवीएम मशीन वगैरह को लेके, लेकिन जब कोई चुना जाता है तो फिर वो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका के सिटीजन ऐसे नहीं हैं, वो ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पहली तो बात है कि लोग बहुत अवेयर हैं। दूसरा है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी बोलती है। और तीसरा है कि जो प्रेसिडेंट है उसका जो टर्न्योर है वो फिक्स्ड है, वो सिर्फ 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बना है, हमेशा के लिए नहीं है। और उसे पता है कि मैक्सिमम मेरे पास 2 टर्म है, तो वो कोशिश करता है कि वो सही तरीके से चले और लोगों की क्रिटिसिज्म का उसको सामना ना करना पड़े। और वो संविधान का भी पूरा सम्मान करता है, अपने संविधान का। और इसके अलावा एक और चीज है कि जो प्रेसिडेंट है उसको, अगर उसको अपॉइंट किया है, उसको इलेक्ट किया है, तो उसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया भी जा सकता है अगर वो कुछ गलत करता है। उसके ऊपर रिश्वत लेने का या कोई और हाई क्राइम का जो है वो एलिगेशन लग सकता है और अमेरिकन कांग्रेस जो है उसको उसके ऑफिस से इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव भी कर सकती है। वो अलग बात है कि अमेरिका के हिस्ट्री में आज तक ट्रायल तो चले हैं कुछ प्रेसिडेंट्स के ऊपर इम्पीचमेंट के, और फिर वही बात आती है कि ट्रंप के ऊपर एक बार वो प्रेसिडेंट बने लेकिन 2 बार उनके ऊपर ट्रायल चला इम्पीचमेंट का। लेकिन ये जो है वो मतलब पूरी तरह से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ और अमेरिका की किस्मत जो कह लो कि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सका है। तो इस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपना सफर शुरू किया जॉर्ज वाशिंगटन से और आज वो जो बाइडेन तक पहुंच गया है। और हर प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही अहम भूमिका जो है वो निभाई है। पर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो एक डिक्टेटर है। ये कहना भी गलत है कि प्रेसिडेंट एक देव के समान है लेकिन उसके पैरों में जंजीरें हैं। जंजीरें तो इसलिए कहते हैं ना कि पाबंदियां हैं। वो तो हर डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट होता है उसके पाँव में, जहाँ वो प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी रूलर है, उसके ऊपर पाबंदियां और लिमिटेशन तो होती ही हैं। और वैसे भी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उस कुछ ऐसे काम है जो सेनेट की मर्जी के बगैर कर ही नहीं सकता। जैसे कि वो वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन वॉर वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो एक काम तो कर ही सकता है ना, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो पैदा कर दे जिससे अमेरिकन कांग्रेस को वॉर जो है वो डिक्लेयर करनी पड़े। इसके अलावा जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके ऊपर सेनेट की अप्रूवल चाहिए, लेकिन वो कई बार रिसेस अपॉइंटमेंट्स कर लेता है। इसके अलावा कई ऐसे समझौते हैं, कई एग्रीमेंट्स हैं जो दूसरे देशों के साथ करने के लिए सेनेट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन वो कुछ ऐसे समझौते कर लेता है जिसके ऊपर उसको सेनेट की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है और वो बहुत स्मार्ट है। तो इस तरह से हमने आज स्टडी की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में।
और अगर आपको और भी चाहिए ऐसी वीडियो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर अगली वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।